सबसे ज्यादा दिक्कत ओबीसी के साथ होने जा रहा है। ओबीसी की 27% रिजर्वेशन, बैकलॉग को तो आप छोड़ दीजिए, बैकलॉग तो हमारा डिमांड है ही कि बैकलॉग तो मिलना ही चाहिए, लेकिन 27% और SC ST को मिला दें तो 49.5% रिजर्वेशन ठीक से भरा नहीं जा रहा है। करेक्ट रोस्टर बना नहीं है और अपॉइंटमेंट हो जाएगा, जिस सीट पर अपॉइंटमेंट हो जाएगा क्या उसको आप भगा करके, उसको हटा करके ओबीसी लगा सकते हैं? वो 30 साल तक, 35 साल तक जब तक रिटायर नहीं होंगे तब तक वह सीट खाली रहेगी और ओबीसी नहीं आएंगे। आज दिल्ली में ओबीसी के ऐसे इंटेलेक्चुअल की बैठक हुई है जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपके प्रोफेसर कितने हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स कितने हैं, इंजीनियर कितने हैं, IAS कितने हैं, ब्यूरोक्रेट्स कितने हैं, इसको लेकर अगले संसद सत्र में बड़ा हंगामा मचने वाला है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर केदार मंडल मेरे साथ हैं, समझेंगे कि किस तरह की बेईमानी ओबीसी के साथ हो रही है। 27 ओबीसी मंत्री का क्लेम किया है प्रधानमंत्री ने कि हमने 27 ओबीसी मंत्री बनाए हैं। हर जगह पॉलिटिकल भागीदारी की बात तो हो रही है, लेकिन जो क्रीम पद है, आप सोचिए, इस देश में सांसदों की संख्या फिक्स है, विधायकों की संख्या फिक्स है, जो असली नौकरी है वो कहाँ है? पावर सेंटर्स क्या है? मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज यूनिवर्सिटी। कॉलेज यूनिवर्सिटी जब मैं कहता हूँ तो उसमें डॉक्टर, इंजीनियर सब आ जाते हैं। जब मैं बिजनेस कहता हूँ, मीडिया कहता हूँ, जब मैं ब्यूरोक्रेसी कहता हूँ, मतलब IAS IPS सेक्रेटरी, सोचिए 85 लोग सेक्रेटरी हैं पर PMO ऑफिस में, उसमें अभी भी ओबीसी के लोग नहीं हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मुझे पता नहीं अभी क्या अपडेट है, केदार मंडल बताएंगे, एक भी प्रोफेसर नहीं है। तो आप जो डिसीजन मेकर जो बॉडी है उसमें आप गायब हैं, तो समाज का भला कैसे होगा? क्योंकि ओबीसी की आबादी 50% है। उसकी क्या आगे रणनीति होगी, उसी को लेकर इन्होंने एक मीटिंग की है। क्या रणनीति है? ओबीसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अभी भी एक भी प्रोफेसर नहीं है। नहीं, प्रोफेसर तो हुए हैं, लेकिन जिस संख्या में होनी चाहिए रिजर्वेशन के अनुपात में वो नहीं है। नहीं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, अभी डेटा आया था, एसोसिएट प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, प्रोफेसर नहीं है। हाँ बिल्कुल, प्रोफेसर नहीं हैं या बहुत गिने हुई संख्या में आज की तारीख में बने हैं। लेकिन जहाँ तक असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर की बात है, दिल्ली विश्वविद्यालय की को लेकर के मैं बात करूँगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में ये जानकारी मिली है कि वहाँ पर परमानेंट अपॉइंटमेंट होने जा रहा है। ये एक, मैं इसको सरकार और दिल्ली विश्वविद्यालय और सारे संस्थाओं को मैं थैंक्स कहता हूँ कि चलिए, बहुत लंबी इंतजार के बाद वो परमानेंट अपॉइंटमेंट करने जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या 200 पॉइंट रोस्टर्स बन गया? दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत करीब 80-84 कॉलेजेस हैं। क्या उन सारे कॉलेजेस में 200 पॉइंट जो रोस्टर है उसके अनुसार जो रोस्टर है वो बन गया है? अगर 27% रिजर्वेशन लागू भी कर दिया जाए तो कितने सीटें ओबीसी के अंदर आएंगी? 4000 में। देखिए, बहुत सारी सीटें आएंगी ओबीसी के अंतर्गत। मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए। मैं ये कह रहा था कि दिल्ली विश्वविद्यालय में जो कॉलेजेस हैं, सभी लोगों ने अपने अपने मन से अपना रोस्टर बनाया है। और आपको ये बता दें कि किसी भी कॉलेज में, कुछ कॉलेजेस को छोड़ करके बहुत सारे कॉलेजेस ने रोस्टर को अपने इंटरनेट पे, अपने कॉलेज वेबसाइट पे नहीं डाला है। क्यों नहीं डाला है? इसलिए नहीं डाला है कि उसमें खामियां हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत ओबीसी के साथ होने जा रहा है। ओबीसी की 27% रिजर्वेशन, बैकलॉग को तो आप छोड़ दीजिए, बैकलॉग तो हमारा डिमांड है ही कि बैकलॉग तो मिलना ही चाहिए, लेकिन 27% और SC ST को मिला दें तो 49.5% रिजर्वेशन ठीक से भरा नहीं जा रहा है। उसके अनुसार रोस्टर नहीं बना है और वो अपॉइंटमेंट कराने के लिए सरकार और जो प्रशासन है वो एडमेंट हैं। तो मेरी मांग है कि वो पहले रोस्टर ठीक करें 200 पॉइंट रोस्टर के अनुसार और बैकलॉग दें। इसके लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हम आने वाले समय में इसके लिए धरना प्रदर्शन करेंगे, इसके लिए सरकार को झुकाएंगे, प्रशासन को झुकाएंगे, इसके लिए पार्लियामेंट में सवाल उठवाएंगे। ये सब हमारा। तो आपको शक क्यों हो रहा है? अभी भर्ती होने दीजिए, पहले पता तो चले कि कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। भर्ती हो जाने के बाद आप क्या लगता है कि भर्ती जब हो जाएगा, करेक्ट रोस्टर बना नहीं है और अपॉइंटमेंट हो जाएगा, जिस सीट पर अपॉइंटमेंट हो जाएगा क्या उसको आप भगा करके, उसको हटा करके ओबीसी लगा सकते हैं? वो 30 साल तक, 35 साल तक जब तक रिटायर नहीं होंगे तब तक वह सीट खाली रहेगी और ओबीसी नहीं आएंगे उस जगह। तो सोचिए, ये केदार मंडल साहब हैं और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में खुद प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं और लगातार SC ST OBC की लड़ाई लड़ रहे हैं।
मैं क्यों बैठ के बात कर रहा था वो भी आप परिस्थिति समझ रहे हैं। इस देश के कम से कम बहुजनों को, SC ST OBC को समझना चाहिए। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे केदार मंडल साहब को। मैं कोई सिंपैथाइज नहीं कर रहा हूँ, देश के सबसे मजबूत प्रोफेसरों में से हैं, सबसे ताकतवर इंसान है, सबसे ताकतवर एजुकेटेड, JNU से पढ़ाई की है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। और सोचिए, मैं ये तस्वीरें आपको इसलिए दिखा रहा हूँ इनका कि आपके अंदर हिम्मत है और अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए आप लड़ना सीखिए। राजनारायण साहब हैं, लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं एम्स की। सर, क्या स्थिति है? हालात बदले हैं, डॉक्टरों की पोस्टिंग, नीट PG में आरक्षण मिल गया, कुछ स्थिति बदलती हुई दिख रही है क्योंकि आपने एम्स में लंबी लड़ाई लड़ी है जनहित अभियान के तहत। जो अभी 27% आरक्षण लागू हुई और जो अभी भी रिसेंटली रिजल्ट आई है, और जब काउंसलिंग की सारी प्रक्रिया सामने आएगी तो निश्चित तौर से सीट कुछ मिलेगी OBC को। और मुझे लगता है कि PG में एक नया अवसर मिला है। इसके लिए जिन लोगों ने आवाज़ उठाई उसको धन्यवाद देना चाहिए। और इससे निश्चित रूप से पिछड़े वर्ग के कमज़ोर डॉक्टरों को, जो कि पढ़ने में वहाँ नहीं पहुँच पाते थे, रिजर्वेशन नहीं था, वो छट जाते थे, उनको मौका मिलेगा और देश में एक अच्छे डॉक्टर के रूप में निकलेंगे। क्या है आपका जो पूरा मामला था वो सेटल डाउन हुआ या अभी भी एम्स वाली लड़ाई चल रही है? नहीं, अभी हमारी सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा, हाई कोर्ट में मुकदमा, अभी 2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अभी चल रहा है हमारे ऊपर। तो सोचिए, अकेले इन्होंने आरक्षण के लाए थी। सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ, क्या कहें सर? हाई कोर्ट में आप नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं है, मीडिया में नहीं है, और 52% 50% आपकी आबादी, आपकी सरकार अकेले बन सकती है, वोट बैंक भी है, कहाँ कमी रह जा रही है? जो मोटे तौर पर इसको कम शब्दों में कहें तो OBC समाज में जो एकता बननी चाहिए वो अपेक्षित रूप से नहीं बन पा रही है। इस वजह से बड़ा नुकसान हो रहा है और इसी कारण से सारी समस्याएं हो रही हैं। अब जैसे लेटरल एंट्री की बात कर लें तो अब लेटरल एंट्री ही अब कायदे से तो गलत है, लेकिन अगर है भी तो लेटरल एंट्री में भी आरक्षण SC ST और OBC को मिलना चाहिए, लेकिन नहीं दिया जा रहा है। क्या समाज लग रहा है मेंटली तैयार है, प्रिपेयर है? टीवी अखबार नहीं है, जर्नलिस्ट नहीं है, अब वो सड़कों पर आएंगे? हालात थोड़ा प्रतिकूल हो गए हैं और क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार मजबूत होती जा रही है, जहाँ पर उसको उतना समर्थन नहीं भी मिल रहा था वहाँ पर भी वो जीत के आ जाती है जैसे भी आती है, तो उससे थोड़ा सा मनोबल में कमी तो आई है। लेकिन अब इसके लिए नए सिरे से जो मौजूदा परिस्थितियाँ हैं इसके हिसाब से फिर से तैयारी करनी पड़ेगी। चलिए, और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर ईश्वर सिंह सर। क्या करते हैं सर? सर मैं अभी गवर्नमेंट सर्विस कर रहा हूँ। गवर्नमेंट सर्विस कर रहा हूँ। तो तमाम लोग हैं। आपका क्या नाम है सर? शशि प्रकाश। आप क्या करते हैं? मैं एक संसद के पास काम करता हूँ सर। जी, संसद जी के पास काम करता हूँ। अच्छा अच्छा, तो OBC कम्युनिटी से हैं? नहीं, SC कम्युनिटी से। SC कम्युनिटी से। तो एक बड़ी बैठक हुई है और भी कुछ लोग हैं। क्या लग रहा है सर, कहाँ कमी रह जा रही है? 27% रिजर्वेशन क्यों नहीं फुलफिल हो रहा है? जस्ट एज All right. So what I feel is 27% is not happening because there is no political will from the government side. Because when there is no political will, it is not possible to implement the reservation. Though there is law, rules, regulations, everything is in place, in force. But since there is no political will, it is not implemented. 27 ministers from OBC quota. And what? They may have it. Prime Minister claim himself as a OBC. Yes, it is true. It is true that there is 27% the BJP government is trying to show that they are trying to fulfill as per the requirement of the policies. But when it comes to reality in fulfilling the recruitment, the post, vacancies, the government is nil. If you look at it recently, 75,000 posts in the railways were abolished, abandoned, and then if you look at it, later entries, which is otherwise supposed to be given to people in the regular roster to be promoted to the higher level, are denied through this later entry recruitment. So this way, there are many posts which are yet to be filled up, are being either abolished, abandoned, or completely removed from the departments. And therefore, it is not that the government is intending to recruit people into the system, but rather they are narrowing down the system so that nobody else can come into the system to enjoy the power. आप क्या कहेंगे सर, क्या कमी रह जा रही है? मैं OBC कम्युनिटी में आता हूँ
मुझे नहीं लगता कि कुछ ओबीसी के लिए कुछ अच्छा होगा। कि लगता है कि जैसे कि पेपर में अच्छा काम हो रहा है, लेकिन रियल इसमें देखो तो कुछ लग नहीं रहा कि कुछ हमारे लिए कुछ होगा। आपको क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी बैठक हुई है। मैं आपको बता दूं कि जाति जनगणना जब तक नहीं होता है तब तक सही संख्या में किनकी भागीदारी है वो पता नहीं चले। कुछ और कहना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, जाति जनगणना तो सबसे पहली हमारी मांग होनी चाहिए, क्योंकि हमें तो पता तो चले। आप बकरी गिनते हैं, साइकिल गिन लेते हैं, मुर्गी गिन लेते हैं, लेकिन ओबीसी को नहीं गिनते हैं। चलिए, तो मैं आपको कहना यही चाह रहा हूं कि देखिए, इस देश में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान है SC ST OBC और माइनॉरिटी। 52% करीब आबादी मानी जाती है ओबीसी की। प्रधानमंत्री ओबीसी के हैं। प्रधानमंत्री की दावा करते हैं कि 27 मंत्री हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं शैक्षणिक रूप से और सामाजिक रूप से सबसे ज़्यादा जो पिछड़ेपन है वो ओबीसी में है। और आप सोचते होंगे वो लोग जो ओबीसी नहीं समझते हैं, ओबीसी उन जातियों का समूह है, लगभग 4000 जातियों का, जिसमें यादव, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, मौर्य, ये सब कम्युनिटी है। यहाँ तक कि जाट, गुर्जर कई राज्यों में ओबीसी कम्युनिटी में है, सेंट्रल पैनल में कम्युनिटी में है, मराठा, पटेल, ये सब ओबीसी, किसान जातियाँ जितनी हैं वो सब ओबीसी कम्युनिटी में है। लेकिन विडंबना देखिए कि देश की 55-52% आबादी जो किसान भी है, सेना में जवान भी है, लेकिन वो जुडिशियरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जजेस नहीं है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं है। वो तमाम नौकरियां जिसमें सैलरी 2 लाख से ऊपर है, 3 लाख से ऊपर है, 4 लाख से ऊपर है, जिसमें डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जिसमें आप सरकार की नीति इम्प्लीमेंट करते हैं, सरकार को नीति बनाने में मदद करते हैं, उसी को हम पावर सेंटर्स कहते हैं। मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज यूनिवर्सिटी और बिजनेस। आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जजेस नहीं हैं, आप सेक्रेटरी लेवल के IAS नहीं हैं। तो ये बड़ी कमी है, और ये जब तक कमी पूरी नहीं होगी आपको अपना अधिकार नहीं मिलेगा, रिसोर्सेज में भागीदारी नहीं मिलेगी, और इसीलिए जाति जनगणना की मांग की जा रही है। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। केदार मंडल साहब का बहुत बहुत थैंक्स जो उन्होंने बुलाया। नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश है कि संवैधानिक अधिकार जो इस देश में है वो सबको बराबर मिले। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा नासिस के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।